हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज से मैं आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आप लोगों की बिल्कुल कंप्लीट करवा दी, बिल्कुल 100% कंप्लीट करवा दी। जितनी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी को हो, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी को हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी को हो, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को हो, आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट पूरा सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है ना। आप लोगों का जो सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट है। आप लोग आराम से अपने लास्ट ईयर के पेपरों को देख लेना, किस तरीका से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और आप लोगों को किस तरीका से जवाब देना है। ठीक है ना। पूरा मैटर मैंने 100% आप लोगों के नोट्सों को डाल रखा है, पूरे वीडियो डाल रखे हैं, इसलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों का आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल बटे में से बटे नंबर आने चाहिए। ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें बिल्कुल बटे में से बटे नंबर आने चाहिए। आप लोगों का आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि कॉमन सी बात है, पूरे आप लोगों के लिए लेक्चर लिए, पूरे नोट्सों को मैंने सिस्टमेटिक तरीका से बना रखा है। ठीक है ना। उसके अलावा आप लोगों ने देखा कि लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो भी मैंने आप लोगों के लिए डाल रखे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीका से अपनी एक्यूरेसी और अपनी पढ़ाई इस तरीका से रखना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा आधा नंबर भी नहीं कटे, बिल्कुल बटे में से बटे नंबर आए। ठीक है ना। अब आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल भी उसी तरीका से रखूंगा जिस तरीका से हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रखा था। ठीक है ना। मतलब मैं कोई भी टॉपिक आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट करूंगा या किसी भी टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा तो बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, जिससे कि टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए हम लोगों का। आगे नहीं बढ़ा समझ में कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी टॉपिक को मैंने आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट किया, उसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया था, जिससे कि उस टॉपिक का बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आखिरकार टॉपिक बोलना क्या चाहता है। ठीक है ना। वही काम हम किस में करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वही काम हम किस में करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। मतलब कोई भी टॉपिक लेंगे उसको बिल्कुल जीरो लेवल से लेंगे, जिससे कि टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे नहीं बात समझे। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रत्येक स्टूडेंट बिल्कुल अच्छी तरीका से कर लेना। ठीक है ना। जिन स्टूडेंटों ने अगर किसी लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप लोग मेरे से डिस्कशन कर लेना। ठीक है ना। लेकिन किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। मैंने तो 100% वहां से करवा दिया, लेकिन फिर भी अगर किसी को 21-20 लगता है कि कोई टॉपिक क्लिक नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप लोग मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है ना। तो आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल जीरो लेवल से बता देता हूं आप लोगों के लिए कि आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है। यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यहाँ पर टॉपिक ले रखा, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से तो आपके एक चीज तो समझ में आ गई क्या, कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किससे रिलेटेड बात होती है, कार्बन से रिलेटेड बात होती है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्बन रसायन, अर्थात पूरी केमिस्ट्री किसकी होती है, कार्बन की होती है। क्योंकि आप लोग जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड होते हैं, वो सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं, जिसके 10 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना। ये चीज हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी चीज होती है दुनिया में, उसमें कार्बन तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है ना। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड होते हैं वो किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं। तो भाई कार्बन के इतने सारे कंपाउंड को हम कैसे करें, तो उनके लिए अलग से एक ब्रांच बना दी, अलग से एक केमिस्ट्री बना दी कि भाई तुम्हारी केमिस्ट्री का अध्ययन इसके अंदर करेंगे, जिसको एक नाम दिया था कार्बन रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो किसकी केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, कार्बन की केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है ना। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने सारे कंपाउंड है तो कॉमन सी बात है उनको डिवाइड करना अलग जरूरी होता है, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड को हम स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए उनकी एक ब्रांच बना दी, उस ब्रांच को ही हम क्या बोलते हैं, उस ब्रांच को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, कार्बनिक रसायन के नाम से। नाम से ही पता लग रहा है, कार्बनिक रसायन अर्थात किसकी केमिस्ट्री, कार्बन की केमिस्ट्री। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इस कार्बन रसायन के अंदर ही आप लोगों को एक टॉपिक दे रखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम का। स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों ने बीएससी सेकंड ईयर में भी पढ़ा था। ठीक है ना। यहां पर भी मैं टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से लूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी देर के लिए आपको बीएससी सेकंड ईयर के अंदर ले जाता हूं। आप लोगों को पता है बीएससी सेकंड ईयर के अंदर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, तो वहां पर हम लोगों ने 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिस्कशन किया था। एक तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिस्कशन किया था और एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिस्कशन किया था। एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और बताया था मैंने, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उस एनएमआर के बारे में मैंने ऐसा बोला था कि इसका डिस्कशन हम करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के अंदर में, क्योंकि जो अपनी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी थी वो बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में नहीं दे रखी थी। बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी थी, एक तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी थी और एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी थी। अब बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका डिस्कशन मैं आज के इस लेक्चर में करूंगा। ठीक है ना। अब ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसकी पूरी केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बताऊंगा। पहले तो मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा बेसिक क्लियर करवाऊंगा। बेसिक क्लियर करवाते करवाते धीरे धीरे हम किस पर आ जाएंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर।
डायरेक्ट से मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आखिरकार एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत ही क्या पड़ी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताऊंगा, फिर धीरे धीरे हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अर्थात कॉमन सी बात है, धीरे धीरे बात एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हो ही जाएगी, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांचों के अंदर एनएमआर का नाम भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से लेता हूं और मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि आखिरकार ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम पढ़ते क्यों और स्पेक्ट्रोस्कोपी का केमिस्ट्री में क्या रोल होता है। बिल्कुल सही बात है, इतने दिन से बोल रहे भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि आखिरकार स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे किस काम में आती है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूं, उसकी डेफिनेशन के बारे में बता देता हूं कि आखिरकार स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या डेफिनेशन होती है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप लोगों को पता है कि दुनिया में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, और देखो जो कंपाउंड है वो तो है ही है, उसके अलावा कार्बन के नए नए कंपाउंडों की खोज हो रही है, नए नए यौगिकों की खोज हो रही है, नए नए अणु मॉलिक्यूल्स की खोज हो रही है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चर का हम कैसे पता लगाएं। कॉमन सी बात है, जैसे कि आपको पता है हम CH4 के बारे में करते हैं। CH4 कौन होता है, मेथेन होता है। मेथेन की शेप क्या होती है, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो हम लोगों को कैसा पता लगा कि CH4 की आकृति होती है, CH4 की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है। हम लोगों को इस चीज का कैसा पता लगा, उन सारी चीजों को कौन बताती है, हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि जैसे किसी कंपाउंड की कोई नया कंपाउंड हुआ ऑर्गेनिक का और उस नए कंपाउंड की खोज हुई, तो हम कैसे पता लगाए कि जिस नए कंपाउंड की खोज हुई इसकी कैसी स्ट्रक्चर होगी। क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर कंपाउंड की खोज हुई है, डिस्कवरी हुई है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर होगी। तो उसकी स्ट्रक्चर का हम कैसे पता लगाएं, तो उसकी स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए जो टेक्निक यूज में होती है उस टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिस ब्रांच का यूज होता है उस ब्रांच को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब ये हुआ कि किसी भी अज्ञात कंपाउंड की संरचना बताने के लिए केमिस्ट्री की जिस टेक्निक का, केमिस्ट्री की जिस मेथड का यूज होता है उस मेथड को, उस टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अज्ञात कंपाउंड मतलब कोई भी अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को बताने के लिए केमिस्ट्री की जिस मेथड का यूज करते हैं, केमिस्ट्री की जिस टेक्निक का यूज करते हैं, वो टेक्निक ही हमारी कौन सी होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, वो किसी भी अज्ञात कंपाउंड की संरचना के बारे में बताती है, किसी भी अननोन कंपाउंड की संरचना के बारे में बताती है। कि भाई किसी कंपाउंड की अगर खोज हुई, कि भाई दुनिया में एक कंपाउंड की खोज हुई, तो उसकी स्ट्रक्चर को हम कैसे पता लगाएं, वो तो एक अननोन कंपाउंड हुआ, वो तो अज्ञात कंपाउंड हुआ, तो उसका पता फिर कौन लगाएगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और बिल्कुल उसका पूरा पता लगा देगी, क्या उसमें कंडीशन है, किसमें उसमें सिंगल बॉन्ड है, किसमें कितने उसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, कितने उससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन है, पूरी केमिस्ट्री का डिस्कशन कौन कर देगी, आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब उस अज्ञात कंपाउंड के बारे में, उस अननोन कंपाउंड के बारे में जितनी भी सारी चीजें वो कौन बताएगी, हम लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात समझ में आ गई ना। तो कम शब्दों में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी भी अज्ञात कंपाउंड की संरचना को बताने के लिए केमिस्ट्री की जिस मेथड का यूज करते हैं, केमिस्ट्री की जिस टेक्निक का यूज करते हैं, वो टेक्निक हमारी कौन सी होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात समझ में आ गई ना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का केमिस्ट्री में क्या रोल होता है, कि किसी भी अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को बताती है, किसी भी अज्ञात कंपाउंडों की संरचना को बताती है, कौन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक बात तो समझ में आ गई कि किसी भी अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को बताती है, किसी भी अज्ञात कंपाउंड की संरचना को बताती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल सही बात है यार। एक बात होता है, इतने सारे कंपाउंडों खोज हुई है, अगर उनकी कोई स्ट्रक्चर का पता नहीं लगे तो हम किसकी केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। आज हम कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चीज पढ़ते हैं, तो तभी तो पढ़ेंगे जब उसकी स्ट्रक्चर का पता होगा। हम लोगों को उसकी स्ट्रक्चर ही पता नहीं तो हम कैसे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे उसके बारे में स्टडी करेंगे, अपना अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो उन सारी चीजों का डाउट हम लोगों के लिए कौन क्लियर करती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात समझ में आ गई ना। इसलिए आज के बाद कोई भी आप लोगों से कम शब्दों में ऐसे पूछ ले कि यार तू तो एक काम कर, स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत ही कम शब्दों में बता दे, तो आपका जवाब एक ही होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी अननोन कंपाउंड की, किसी भी अज्ञात कंपाउंड की संरचना के बारे में बताती है, ठीक है ना। किसी भी अननोन कंपाउंड की संरचना के बारे में बताती है, किसी भी अज्ञात कंपाउंड की संरचना के बारे में बताती है, कौन, हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलो ठीक है, ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं
कि भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी को यहाँ पर कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी दो भागों में डिवाइडेशन कर रखा है। एक तो होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक होती है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो नाम से पता लग रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, और एक लिख रही है ना मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मॉलिक्यूल्स या फिर किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। एक काम करता हूं मैं यहाँ पर लिख देता हूं, लिखने के बाद फिर डिस्कशन करता हूं कि आखिरकार स्पेक्ट्रोस्कोपी को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो एक बार लिख देता है, लिखने के बाद फिर डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। तो देखो आप बोर्ड की तरफ, यहां पर लिख दिया मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये लिख दिया मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। एक तो हो गई आप लोगों की एटॉमिक, एक तो हो गई आपकी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना, और एक हो गई आप लोगों की मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक तो हो गई आपकी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक हो गई मॉलिक्यूलर एक हो गई एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक हो गई मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये किसके बारे में बताती है? परमाणु की संरचना के बारे में बताती है, ठीक है ना। उसके नाम से ही पता लग रहा है। ये क्या करेगी? अणु या यौगिक, मतलब मॉलिक्यूल या कंपाउंड, अणु या यौगिक की संरचना के बारे में बताती है। अणु या यौगिक की संरचना के बारे में बताती है। अब देखो, सुनो इधर देखो, मैं इनके मतलब बताता हूं आप लोगों के लिए। इधर देखिए आप लोग, यहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो आपकी कौन होती है? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो नाम से पता लग रहा है किसकी स्ट्रक्चर को बताती है, एटम की स्ट्रक्चर को बताती है। और एक कौन सी होती है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अर्थात जो आप लोगों की मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो किसी भी अणु या यौगिक, मतलब मॉलिक्यूल या कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में बताती है? एक एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में बता रही है? उसके नाम से पता लग रहा, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है, फिर किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, ठीक है ना। कोई भी अननोन कंपाउंड हुआ, कोई भी अननोन मॉलिक्यूल्स हुआ, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में कौन बताती है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं दे रखी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों के सिलेबस में नहीं दे रखी है। हम लोगों के जो सिलेबस में दे रखी है वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों के सिलेबस में नहीं दे रखी है। हम लोगों के सिलेबस में किसको दे रखी है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अर्थात इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों के सिलेबस में नहीं दे रखी है। हम लोगों के सिलेबस में कौन सी दे रखी है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, कॉमन सी बात है, किसके बारे में बताएगी? किसी मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगी, या फिर किसी कंपाउंड के या किसी यौगिक के बारे में बताएगी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जो अपनी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इसमें माना कि हम किसी मॉलिक्यूल्स को या किसी कंपाउंड को रख दें, तो ये दो टाइप के स्पेक्ट्रा शो करेगी। एक तो होता है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर मॉलिक्यूल्स ऊर्जा का अब्सॉर्प्शन करे, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करे, तो उससे जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसको हम बोलते हैं अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अर्थात एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकता है, अगर मॉलिक्यूल ऊर्जा का अब्सॉर्प्शन कर सकता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कर सकता है, तो वो एनर्जी को बाहर भी तो निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। अगर वो एनर्जी को बाहर निकालता है, एनर्जी को रिलीज करता है, तो उससे जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, अर्थात इमिशन स्पेक्ट्रा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो मॉलिक्यूल्स अगर ऊर्जा का अब्सॉर्प्शन करता है तो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, जिसको अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हो। और अगर मॉलिक्यूल्स ऊर्जा को रिलीज करता है, ऊर्जा को बाहर निकलता है, तो उससे जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उससे बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, अर्थात इमिशन स्पेक्ट्रा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो एक काम करता हूं, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो यहां पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, किसके बारे में बात कर लेते हैं? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अभी इसके स्पेक्ट्रा को भी शो कर लेता हूं, जिससे कि आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो इसको तो मिटा देता हूं, और किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो इधर देखो बोर्ड की तरफ, ठीक है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। बात करेंगे यहां पर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो कि किसके बारे में बताती है? मॉलिक्यूल्स या किसी भी कंपाउंड के बारे में, किसी यौगिक के बारे में, ठीक है ना।
तो यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। कितने टाइप से कर सकता है? दो, या तो वो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दे सकता है, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इंग्लिश मीडियम वाले हो इसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। या फिर वो ऊर्जा को बाहर निकाल सकता है जिसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रा। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऊर्जा का अब्सॉर्प्शन करेगा, ऊर्जा का या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा और उससे जो वो स्पेक्ट्रा देगा, उस स्पेक्ट्रा से हम क्या बोलेंगे? अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अर्थात एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और अगर वो मॉलिक्यूल ऊर्जा को रिलीज करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा, तो कॉमन सी बात है जो स्पेक्ट्रा देगा उसको बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा अर्थात ये कौन होगा? हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा। बात आप लोग समझ में आ गए ना। तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर ऊर्जा के उत्सर्जन की तो यहां पर कोई बात नहीं होगी, यहां पर बात करेंगे ऊर्जा का अब्सॉर्प्शन अर्थात मॉलिक्यूल्स एनर्जी का क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब फिर वापस से बीएससी सेकंड ईयर में जाता हूं। बीएससी सेकंड ईयर के बेस पर देख लेता हूं। तो तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपको एक बार फिर से लिख देता हूं जिससे कि थोड़ा उनका भी बेसिक क्लियर हो जाए। अभी मैं आप लोगों के लिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को लिखूंगा, उसके बाद मैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को लिखूंगा और उसके बाद आप लोगों की कौन आ जाएगी? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में फिर डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। मैंने बोली ना कि धीरे धीरे हम किसके बारे में डिस्कशन कर देंगे? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बारे में। चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन डायरेक्ट मैंने क्यों नहीं स्टार्ट किया था? क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर देता तो जो उसकी केमिस्ट्री है, जो उसकी बेसिक चीज है वो तो क्लियर नहीं होती। आपको पता ही नहीं पड़ता कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रहे हैं। आगे नहीं बात समझे? इस यूवी को, आईआर को और एनएमआर को, ये जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रही हैं उनको हम सबको किस में पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अर्थात इनके अंदर हम किसी अणु या यौगिक की स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसीलिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैंने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया। डायरेक्ट स्टार्ट कर देता तो इसका बेसिक क्या रह जाता? आप लोगों का वीक रह जाता, बेसिक क्या हो जाता? कमजोर हो जाता। इसलिए टॉपिक को मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कहां यार इससे पहले भी ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक काम करता हूं, इस पूरे को मिटा देता हूं, तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी इनको लिख देता हूं, यूवी, आईआर और एनएमआर। फिर एक के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। डिस्कशन करके और फिर अपने फाइनल टॉपिक पर आ जाएंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, ठीक है ना, क्योंकि वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टाइप होती है। चलो ठीक है, तो मैं यहां पर तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी इनको लिख देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, एक तो कौन सी है आपकी? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक तो कौन सी है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक कौन सी आप लोगों की? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एक हमारी कौन सी है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका डिस्कशन अब करेंगे हम, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। अब देखो, इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं आप लोगों के लिए। इधर देखिए, तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले तो बात करूंगा मैं किसके बारे में? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, फिर बात करूंगा मैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, फिर बात करूंगा मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में नहीं दे रखी है, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में किसका डिस्कशन कर रखा है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। किसका डिस्कशन कर रखा है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ चुके हो। तो कॉमन सी बात, अगर इसको बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ चुके हो तो इनकी तो बात होगी नहीं। कॉमन सी बात, उससे आगे वाली स्पेक्ट्रोस्कोपियों की बात करेंगे। तो यहां पर हम डिस्कशन करेंगे किसकी? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बारे में। लेकिन अगर इनकी बात हुई है तो थोड़ा बहुत इनका भी डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों के ये भी टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी आप लोगों को पता बीएससी सेकंड ईयर में पढ़े हुए आप लोगों के टॉपिक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। हिंदी मीडियम वाले हो, इसकी फुल फॉर्म होती है पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो आपका पूरा पराबैंगनी क्षेत्र होता है, ठीक है ना, पूरा जो प्रकाश का क्षेत्र होता है, जो प्रकाश का रीजन होता है, वो कितना होता है 200 से 800, ठीक है ना। पूरा क्षेत्र कितना होता है 200 से 800 नैनोमीटर होता है, ठीक है ना। ये पूरा प्रकाश का क्षेत्र होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण। जिनके अंदर आप लोगों का 200 से 400 जो रीजन होता है, 200 से 400 nm का जो रीजन होता है, वो हम लोगों का कौन होता है, पराबैंगनी क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र होता है हम लोगों का, पराबैंगनी क्षेत्र, अर्थात अल्ट्रावायलेट रीजन। इसको क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है ना। और जो हमारा 400 से 800 वाला रीजन होता है, 400 से 800 वाला रीजन होता है, ये होता है हमारा दृश्य क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन। एक बार देख लेना भैया, प्रकाश का पूरा रीजन जो अपनी लाइट होती है, उसका पूरा रीजन कितना होता है 200 से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है ना। जिनके अंदर भी उनका डिवाइड कर रखा है कि 200 से 400 nm का जो रीजन होता है, वो कौन होता है, पराबैंगनी क्षेत्र अर्थात अल्ट्रावायलेट रीजन होता है। और जो 400 से 800 का रीजन होता है, वो कौन होता है, दृश्य क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विजिबल रीजन। और यही कंपन के, यही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यही रीजन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसको आप डीडी संक्रमण में पढ़ चुके हो। ध्यान से समझना आप लोग, जो आप लोग डीडी ट्रांजिस्टर पढ़ के आए हो, उसका रीजन भी कितना होता है 400 से 800, अर्थात इलेक्ट्रॉन लो लेवल से किस में जाता है, हाई लेवल में। तभी तो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अर्थात इसके अंदर किसके बारे में बताए, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे बताती है कि इलेक्ट्रॉन जब लो लेवल में होता है ना, लो लेवल में होता है, तो फिर इस रीजन के अंदर से वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन करता है, और लो लेवल से किस में चला जाता है, हाई लेवल के अंदर। अर्थात इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। और जो आप लोगों का डीडी ट्रांजिस्टर होता है, उसको भी कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन करती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन करती है। क्योंकि डीडी ट्रांजिस्टर में भी आप लोग क्या देखते हो कि इलेक्ट्रॉन होता है, वो लो लेवल से किस में जाता है, हाई लेवल में। और लो लेवल से जो इलेक्ट्रॉन हाई लेवल में जाता है, वो कौन से रीजन में जाता है, 400 से 800। और 400 से 800 या 200 से 400, इन सभी रीजनों का अध्ययन हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होगा ना आप लोगों का, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, वो लो मॉलिक्यूल्स होगा, तो कॉमन सी बात उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लो लेवल में होगा। और जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को इस वाले रीजन में रखोगे 400 से 800, जो कौन सा हमारा दृश्य क्षेत्र, विजिबल रीजन, इसके अंदर वो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करेगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन करेगा। और जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन करेगा, तो वो लो लेवल से किस में चला जाता है, हाई लेवल में। और जैसे ही वो लो लेवल से हाई लेवल में चला जाता है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को वो इफेक्टिव करता है, जैसे कि कलर प्रॉपर्टीज। आप लोगों को पता है कि लो लेवल से जैसे ही इलेक्ट्रॉन हाई लेवल में जाता है, तुरंत ही आप लोगों के कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कलर शो करने लग जाते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यह बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल में किस तरीका से जाता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये तो बेसिक किसका होगा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को, जो किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के लो लेवल से किस में जाता है, हाई लेवल के बारे में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखने इसके दो रीजन होते हैं, एक तो पराबैंगनी क्षेत्र होता है जिसको अल्ट्रावायलेट रीजन बोलते हैं, और एक कौन सा होता है, दृश्य क्षेत्र, जिसको क्या बोलते हो, विजिबल रीजन बोलते हो, ठीक है ना। ये तो बात हो जाती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जिसका डिस्कशन आप लोग बीएससी सेकंड ईयर में कर चुके हो, ठीक है ना। इसका डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो पहले फुल फॉर्म का पता लगाते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो, आई का मतलब होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। हिंदी में इसको बोलते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो अवरक्त क्षेत्र से मॉलिक्यूल ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो कॉमन सी बात है, वो अवशोषण स्पेक्ट्रा देगा, और अवशोषण स्पेक्ट्रा का एनालिसिस कर हम कंपाउंड की या मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर का पता लगा लेते हैं। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोलते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इसके अंदर कौन सा रीजन होता है, अवरक्त क्षेत्र होता है, अर्थात आप लोगों को कौन होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कौन सा क्षेत्र होता है, अवरक्त क्षेत्र होता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोलते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक बात और सुन लो,
IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, वो ठोस मतलब जो मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में होती है ना, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताती हैं। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में होते हैं या कोई भी चीज सॉलिड स्टेट में होती है, उनमें गति का गुण नहीं पाया जाता, उनमें मोशन का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन उनमें वाइब्रेशन का गुण पाया जाता है, उनमें कंपन का गुण पाया जाता है। तभी तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे ही आप लोगों ने अवरक्त क्षेत्र के अंदर मॉलिक्यूल्स को रखा, वो तुरंत ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा। ऊर्जा का अवशोषण करते ही वो आपका मॉलिक्यूल्स है ना, वो अपने आप को वाइब्रेट करने लग जाएगा, अपने आप का कंपन करने लग जाएगा और तरह तरह के कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करने लग जाएगा। इसलिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस रीजन में मॉलिक्यूल्स को रखोगे, वो तुरंत अपने आप को वाइब्रेट करना चालू कर देता है, और अगर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना चालू कर देगा तो कॉमन सी बात है, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोल देंगे? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो ज्यादातर सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है, ठोस मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं, ठोस कंपाउंडों के बारे में बताता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूल्स अवरक्त क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो तुरंत ही वो वाइब्रेट करना चालू कर देता है, अपने आप में कंपन प्रदर्शित हो, तरह तरह के कंपन शो करता है, जिसका डिस्कशन आप लोग हाई लेवल की क्लासों में पढ़ोगे तब करोगे इसका डिस्कशन, ठीक है ना? हमारे इतने लेवल पे इतनी सारी चीजें नहीं दे रखी हैं। BSc सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है, UV, IR, NMR। जब आप लोग MSc लेवल पर जाओगे या नेट की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पर बहुत सारी आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलेंगी, ठीक है ना? कॉमन सी बात है, फिर लेवल आप लोगों का हाई हो जाएगा तो फिर वहां पर और भी स्पेक्ट्रोस्कोपियों की बात होगी। लेकिन अभी हमारा एक ग्रेजुएशन लेवल चल रही है, छोटा लेवल चल रहा है, तो उसके अंदर हम लोगों के लिए 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है। बात आप लोग समझ में आ गई ना? क्या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अवरक्त क्षेत्र के अंदर जैसे मॉलिक्यूल्स ऊर्जा का अवशोषण करेगा, मॉलिक्यूल्स अपने आप को वाइब्रेट करना चालू कर देगा, तरह तरह के वाइब्रेशन शो करेगा, तरह तरह के कंपन शो करेगा। इसलिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोलते हैं? कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिनको ज्यादातर ठोस अवस्था में या जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। चलो ठीक है, अब बात हमारी कितनी हो गई? 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV की बात हो गई, IR की बात हो गई। अब बात करते हैं हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना? बात समझ में आ गई। अब बात किसकी करेंगे? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो कि हम लोगों की यूनिट है। तो सुनो भैया ध्यान से, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, एक एक चीज को ध्यान से समझना, ठीक है ना? पूरा फोकस मेरे ऊपर बना के रखना, क्योंकि अभी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जितनी भी केमिस्ट्री है कि आखिरकार इससे रिलेटेड हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पूरे यूनिट में हम किसका डिस्कशन करने वाले हैं, वो सारी चीजें अभी मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। तीसरी ब्रांच है जो यहां पर दे रखी है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एक बार फिर देखना, N का मतलब न्यूक्लियर, M का मतलब मैग्नेटिक और R का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर क्या बोलते हैं? PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। पी का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हो आप लोग इसको, या फिर PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हो। इसकी भी फुल फॉर्म बता देता हूं, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सारी चीजों का मतलब क्या होता है, इन सभी चीजों का मतलब मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। पहले एक काम करता हूं, इस पूरे को साफ कर लेता हूं, ठीक है ना? और फिर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जितनी भी केमिस्ट्री है, जितनी भी उसकी बेसिक चीज है, वो सारी बेसिक चीजें आज के इसी लेक्चर में क्लियर करवा दूंगा, जिससे कि आगे हमारे जितने भी लेक्चर आए तो बिल्कुल सारी क्लास बिल्कुल 100% तरीका से समझ में आए। क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर किसी चीज का बेसिक ही क्लियर हो गया, किसी चीज की आपने जड़ को ही मजबूत कर लिया, तो फिर तो आपको पता है इमारत तो मजबूत बननी है, ठीक है ना? तो इमारत को मजबूत बनाए उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरे को साफ कर लेते हैं, फिर इसकी जितनी भी बेसिक चीजें उनको बता देता हूं, जिससे कि दिमाग में एक स्टोरी क्लियर हो जाएगा। हाँ यार, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम इन चीजों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? तो देखो आप लोग, इधर देखिए आप लोग,
यहाँ पर डिस्कशन करते हैं आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, मतलब पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है, उसके साथ पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है। इन सारी चीजों का मतलब बताऊं उससे पहले मैं एक काम करता हूं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जो उसकी पूरी केमिस्ट्री है ना, उसको एक शब्द में बोल जाता हूं कि आखिरकार एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में बताती है। जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किसके बारे में बताई थी, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिस्टर के बारे में बताई थी, जिनमें ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ते थे तब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिस्टर के बारे में बताती है। आप लोगों की आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के बारे में बताती है, मॉलिक्यूल्स के कंपन के बारे में बताती है। उसी तरीका से आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति को बताती है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें हाइड्रोजन परमाणु की क्या प्रकृति होती है, कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, क्या उनका नेचर होता है। मतलब हाइड्रोजन एटम की जो केमिस्ट्री होती है या हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जितनी भी उसकी केमिस्ट्री होती है उसको कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन करती है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि आप लोग जानते हो अच्छी तरीका से हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन ज्यादातर हाइड्रोजन के साथ अपने बहुत सारे कंपाउंड बनाती है, तो हाइड्रोजन के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि कार्बन के बारे में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता देती है, लेकिन हाइड्रोजन का पता हमें कैसे पता लगे। अरे पढ़ते नहीं हो ना हाइड्रोकार्बन, जिनके बारे में हम ये बोलते हैं कि भैया कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो उनकी केमिस्ट्री में कार्बन की केमिस्ट्री को तो कौन बता देती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता देती है, लेकिन फिर हाइड्रोजन के बारे में कौन बताए, तो उसको एक्सप्लेन किसने किया था, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ने। इसलिए अपने दिमाग में एक चीज बिल्कुल फिक्स करके रखना कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति को, हाइड्रोजन एटम के नेचर को, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के, उसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम है, उन सारी चीजों का डिस्कशन कौन करती है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है ना। और वहां पर एक पीक देंगे, सिग्नल देंगे, जिसका सबका डिस्कशन अभी करूंगा मैं थोड़ी इसके बाद में। ठीक है ना। पीक देंगे सिग्नल के माने किसी में एक प्रकार के हाइड्रोजन एटम हुए तो उसमें एक सिग्नल होगा, एक पीक होगी। अगर किसी में दो प्रकार के हाइड्रोजन एटम हुए तो दो सिग्नल, दो पीक होंगी। अब कैसे ये हाइड्रोजन एटम ज्ञात करोगे, कैसे उनके सिग्नल प्राप्त होंगे, जैसे जैसे मेरी क्लास चलती जाएंगी आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आती जाएगी। ठीक है ना। तो एक चीज अपने दिमाग में फिक्स कर ली ना कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में बताती है, हाइड्रोजन के बारे में बताती है। और इसी हाइड्रोजन को आप प्रोटॉन भी बोल सकते हो। प्रोटॉन क्यों बोल सकते हो, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक। और हम ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो कॉमन सी बात है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन की H+ की बात करता हूं तो आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, लेकिन H+ के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। इसलिए H+ को हम प्रोटॉन क्यों बोलते हैं। काफी दिन से आप पढ़ते हो ना 11th क्लास से कि H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। H+ को आप प्रोटॉन क्यों बोलते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि H+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास में एक प्रोटॉन है, इसलिए H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्योंकि हम ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी परमाणु से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो, प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि प्रोटॉन किस में होता है, नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। और इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, सेल में होते हैं, कोश में होते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए किसी भी परमाणु से कभी भी आप लोग प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ सकते हो, इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ दोगे तो कॉमन सी बात है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसकी केमिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं कि कोई अगर अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कॉमन सी बात है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कोई इलेक्ट्रॉन ले ले तो उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, प्रोटॉन के बारे में बात नहीं हो रही है। क्योंकि प्रोटॉन को ना ही तो आप निकाल सकते हो और ना ही आप लोग जोड़ सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई ना। इसलिए H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है ना। तो इसलिए जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसके बारे में बताती है, हाइड्रोजन के बारे में बताती है, या H+ के बारे में बताती है। और H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। इसलिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोलते हैं, पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हो और पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हो, क्योंकि कॉमन सी बात है ये किसके बारे में बता रही है, हाइड्रोजन के बारे में तो बता रही है। तो हाइड्रोजन के बारे में बताने के कारण इसको हम क्या बोले, पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोले। और यहाँ पे न्यूक्लियर वर्ड
क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है प्रोटॉन किस में मिलता है, नाभिक के अंदर मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तो प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर मिलता है तो कॉमन सी बात है, मैं उसके लिए ये शब्द यूज कर दूं तो कोई बुराई नहीं है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि उनमें जाके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करेगा, जैसे जैसे मेरी क्लास आगे बढ़ती जाएगी सब कुछ स्टोरी क्लियर होती जाएगी। फिलहाल में तो आप एक ही मतलब रखो अपने दिमाग में कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन के बारे में बताती है कि उसमें हाइड्रोजन का नेचर कैसा है, हाइड्रोजन कितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम है, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है, जितनी भी हाइड्रोजन से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होगी उसको कौन एक्सप्लेन करती है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? इसलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को बताती है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के बारे में बताती है। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं क्योंकि ये किसके बारे में बताती है? प्रोटॉन के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? हाइड्रोजन के बारे में बताती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप सुनो, क्या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता रहा हूं मैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ आप लोगों ने रेडियो आवर्ती क्षेत्र में रखा, ठीक है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन या रेडियो विकिरण रीजन के अंदर रखा, तो वो तुरंत ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और जैसे ही वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो अपना जो स्पेक्ट्रा देगा उसको बोलेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रा। एनएमआर स्पेक्ट्रा से क्या होगा? जो एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसका एनालिसिस करेंगे, उसके एनालिसिस से हाइड्रोजन एटमों का पता लगा लेंगे और उस हाइड्रोजन एटम से हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर का पता लगा लेंगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने टाइप के हमारे हाइड्रोजन एटम है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? इसलिए जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके अंदर कौन सा रीजन यूज करते हैं? अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना। आईआर में क्या करते हैं? अवरक्त क्षेत्र, मतलब कौन सा रीजन लेते हैं? अवरक्त रीजन लेते हैं, अवरक्त क्षेत्र लेते हैं। और जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके अंदर कौन सा रीजन लेते हैं? रेडियो आवर्ती, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गई ना? रेडियो आवर्ती के अंदर जैसे हम मॉलिक्यूल्स को रखेंगे वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ऊर्जा के अवशोषण से वो तरह तरह के पीक सिग्नल देगा। उन सिग्नलों से पता लग जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन एटम की प्रकृति क्या है। अगर उसने एक सिग्नल दिया तो पता लग जाएगा इसमें एक टाइप का हाइड्रोजन एटम है। अगर उसने दो सिग्नल शो कर दिए तो पता लग जाएगा इसमें दो प्रकार का हाइड्रोजन एटम है। तीन सिग्नल दे दिए तो पता लग जाएगा तीन प्रकार का हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। वो सारी चीजों का डिस्कशन धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है। फिलहाल में तो आप एक मतलब रखो कि कौन सी आवर्ती क्षेत्र ले रहे हैं? रेडियो आवर्ती, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन ले रहे हैं, ठीक है ना। उसमें किसी मॉलिक्यूल्स को रख रहे हैं, वो अपना अवशोषण स्पेक्ट्रा देगा। उस अवशोषण स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलेंगे? एनएमआर स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। उसका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर का हम पता लगा लेंगे, ठीक है ना। इसको और बोर्ड पर अच्छी तरीका से लिख देता हूं मैं कि किस तरीका से वो एनर्जी अवशोषण करता है, किस तरीका से वो ट्रांजिशन शो करता है। बस आप तो एक ही बात ध्यान में रखो कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको एक्सप्लेन करती है? हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करती है, प्रोटॉन को एक्सप्लेन करती है। इसलिए इसको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोलते हैं? पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अर्थात प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो मैं सीक्वेंस और बता देता हूं कि किस तरीका से मॉलिक्यूल्स रेडियो आवर्ती क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषण करता है, किस तरीका से अपने पीक देता है, सिग्नल देता है, ठीक है ना। उनको एक बार लिख और एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कॉन्सेप्ट और भी सॉलिड हो जाए हमारा। चलो ठीक है, उसको भी लिख देता हूं, इधर देखो आप लोग। यहां पर लिख दिया मैंने रेडियो विकिरण, रेडियो विकिरण मतलब रेडियो रेडिएशन या ऊर्जा एनर्जी, ठीक है ना। फिर ये किस में चला गया? रेडियो आवर्ती क्षेत्र में चला गया। ये किस में चला गया? रेडियो आवर्ती क्षेत्र मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। रेडियो आवर्ती क्षेत्र मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। यहां से अणु क्या करेगा? ऊर्जा अवशोषण करेगा। अणु ऊर्जा अवशोषण करता है, मतलब एब्जॉर्प्शन करता है। अणु ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है, ठीक है ना। अवशोषण करके इसका क्या स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ? एनएमआर अवशोषण, एनएमआर अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। एनएमआर अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, ठीक है ना। जिसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या? H+, प्रोटॉन H+ संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है। इधर देखो, अब इसका पूरा डिस्कशन करता हूं आप लोगों के सामने। बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, इधर देखिए आप लोग। हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरीका से जो कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ उसको किस तरीका से हम रीजन में रखेंगे, किस तरीका से वो प्रोटॉन की स्थिति के बारे में बताएगी, किस तरीका से वो सिग्नल देगी, वो मैंने पूरा शो कर दिया। अब मैं आप लोगों के लिए पूरी इस चीज का मतलब बताता हूं कि इस चीज का मतलब क्या है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से यार। मुझे एक बात बताओ,
अभी मैंने बात की थी रेडियो आवृत्ति, रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो रीजन बोल सकते हो, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, रेडियो एनर्जी बोल सकते हो, रेडियो विकिरण बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सुनो, कहने का मतलब वो एनर्जी हो गई हमारी, क्योंकि एनर्जी होगी तभी तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा। भाई एनर्जी है ही नहीं है तो किसका एब्जॉर्प्शन करेगा, एनर्जी होगी तभी तो वो किसी चीज का एब्जॉर्प्शन करेगा। तो सुनो, रेडियो विकिरण या हमने ऊर्जा ली, ठीक है ना, जिसका रीजन कौन सा हुआ, रेडियो आवर्ती क्षेत्र, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन हुआ है, ठीक है ना। इस रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में, इस रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में या रेडियो आवर्ती क्षेत्र में मैंने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाल दिया, मतलब इस रेडियो आवर्ती क्षेत्र में मैंने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख दिया। जैसे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एनर्जी का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। कौन से रीजन के अंदर, रेडियो आवर्ती रीजन के अंदर, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन के अंदर, ठीक है ना। वो अणु ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, एनर्जी का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। और जैसे ही वो एनर्जी के एब्जॉर्प्शन करेगा, उसके लिए कौन सा स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, एनएमआर, अवशोषण स्पेक्ट्रा, क्योंकि वो ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि जो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जो एनर्जी के एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसका कौन सा स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो जैसे ही आप लोगों के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने ऊर्जा का अवशोषण किया था किसमें, रेडियो आवर्ती क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना, तो उसका जो स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ वो हुआ एनएमआर अवशोषण स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। अब इस एनएमआर अवशोषण स्पेक्ट्रा में क्या होगा कि आप लोगों का प्रोटॉन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा, अर्थात प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा। जिस तरीका से हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसमें होता था, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसी तरीका से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसका ट्रांजिशन हो जाता है, प्रोटॉन का ट्रांजिशन हो जाता है। और जैसे ही प्रोटॉन का ट्रांजिशन होगा, अर्थात प्रोटॉन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा, तुरंत ही वो अपने सिग्नल प्रदर्शित करेगा, अपनी पीक प्रदर्शित करेगा। और वहां पर जाके हम लोगों को पता लग जाएगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम की क्या स्थिति है, कितने तो इसमें हाइड्रोजन एटम है, क्या इसका नेचर है, वो सारी केमिस्ट्री का पता हमें किसमें लग जाएगा, ये लास्ट वाले स्टेप में, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, प्रोटॉन का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होगा, संक्रमण होगा, ट्रांजिशन होगा। संक्रमण होने से उसके तरह तरह के पीक आएंगी, सिग्नल आएंगी, जिससे कि हम लोगों को उसकी पूरी केमिस्ट्री के बारे में पता लग जाएगी। किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में या H+ के बारे में। क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको एक्सप्लेन करती है, हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करती है या फिर प्रोटॉन को एक्सप्लेन करती है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना, बात आप लोग समझ में आ गई ना कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको एक्सप्लेन करती है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम की क्या प्रकार की होती है, क्या नेचर होता है, कितने टाइप के आपके हाइड्रोजन एटम है, कितने प्रकार के वो सिग्नल शो करता है, उन सारी चीजों का पता हम लोगों के लिए कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगता है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो आप लोगों को हाइड्रोजन एटम की। अब बात यहां पर बार बार में एक चीज का डिस्कशन हो रहा है कि यहां पर मैं बार बार में एक चीज का डिस्कशन कर रहा हूं, सिग्नल। सिग्नल तो वो सिग्नल किस तरीका से प्रदर्शित करते हैं, तो अभी आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम के अंदर बता देता हूं कि सिग्नल किस तरीका से होंगे, पीक किस तरीका से आएंगे, ठीक है ना, या सीड्स बोल सकते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, सीड्स बोलते हैं, इंग्लिश में पीक बोल सकते हो, सिग्नल बोल सकते हो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है ना। सीड्स बोल दो, पीक बोल दो, सिग्नल बोल दो, मेरे हिसाब से सिग्नल ज्यादा सही वर्ड रहेगा। जो मैं बार बार कर रहा हूं ना, सिग्नल वर्ड ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। बाकी का आप सीड्स बोल सकते हो हिंदी में, और पीक बोल सकते हो, और आप लोग सिग्नल बोल सकते हो, सिग्नल वर्ड ज्यादा सही रहेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ये समझ में आ गई ना आप लोगों को क्या है कि कौन सा रीजन, एनर्जी कौन सी हुई, रेडियो विकिरण या ऊर्जा हुई, जिसका क्षेत्र कौन सा होगा, रेडियो आवर्ती क्षेत्र हुआ, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन हो गया। इसके अंदर हमने कोई मॉलिक्यूल्स रख दिया, मॉलिक्यूल्स ने ऊर्जा का अवशोषण किया। जैसे ही वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, तुरंत ही अपना स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करेगा। कौन सा स्पेक्ट्रा देगा, एनएमआर स्पेक्ट्रा। उस एनएमआर स्पेक्ट्रा में एनर्जी तो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर भी चुका है, तो उसके अंदर प्रोटॉन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा, अर्थात प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, ठीक है ना। संक्रमण हो जाएगा तो वहां पर पीक आएंगी, सिग्नल आएंगे। उन सिग्नलों से हम लोगों को किसके बारे में पता लग जाएगा, हाइड्रोजन के बारे में पता लग जाएगा। जो भी हाइड्रोजन से रिलेटेड जितनी भी उसकी केमिस्ट्री है, वो सारी चीजों का पता हमें लास्ट वाले स्टेप में लग जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सिग्नल के बारे में अभी मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूं। देखो यहाँ पर 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है, डिस्कशन मेरा तीनों का बराबर लेकर चल रहा हूं, जिससे कि थोड़ा बेसिक क्लियर हो, यूवी, आईआर और एनएमआर, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी की जरूरत होती है हम लोगों को, सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, वो हमको पड़ती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन लो लेवल से आप लोग हाई लेवल के अंदर पहुंचाते हो, इसलिए सबसे ज्यादा जहां पर हमें एनर्जी की जरूरत होती है वो रीजन हमारा कौन सा होता है, यूवी रीजन होता है, या वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है हमको आईआर में, और सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो हमको किस में पड़ती है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है ना।
सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत हम लोगों को कहां पर पड़ती है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फिर किस में पड़ती है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और सबसे कम एनर्जी की जरूरत हम लोगों को किस में पड़ती है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जो हमारा कौन सा रीजन होता है? रेडियो आवर्ती क्षेत्र, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। आप थोड़ी बहुत एनर्जी दे दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल में चला जाएगा या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई ना कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को आप इस रीजन के अंदर रखोगे, जब हाइड्रोजन एटम की स्थिति का पता लगाओगे तो वो थोड़ी सी एनर्जी के अंदर ही अपना ट्रांजिशन शो कर देगा, अपनी पीक दे देगा, अपना सिग्नल दे देगा, ठीक है ना। इसलिए सबसे कम हम लोगों को एनर्जी की जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जरूरत पड़ती है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी कौन सी होती है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जबकि यूवी के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, उसके बाद किसमें एनर्जी की जरूरत होती है? आईआर। और सबसे कम एनर्जी की जरूरत किसमें होती है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर सिग्नल की बात हो रही है तो मैं सिग्नल प्रदर्शित और कर देता हूं आप लोगों के लिए कि सिग्नल किस तरीका से आएंगे, पीक किस तरीका से आएंगे। उस डायग्राम को बना देता हूं और फिर डायग्राम को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो उसको भी देख लो आप लोग। इधर मैं इसका डायग्राम शो कर देता हूं आप लोगों के लिए कि पीक या सिग्नल हम लोगों को किस तरीका से मिलेंगे, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं विकिरणों का अवशोषण, मतलब रेडिएशन का क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर लिख देता हूं चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति, चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति मतलब मैग्नेटिक फील्ड का क्या नेचर होगा वो मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है ना। इस तरीका से आपके सिग्नल प्राप्त होंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों के कौन प्राप्त होंगे? इस तरीका से सिग्नल प्राप्त होंगे, जिनको आप क्या बोलते हो? संकेत बोल सकते हो, इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? सिग्नल बोल सकते हो। संकेत, सिग्नल, ठीक है ना। संकेत बोल सकते हो, सिग्नल बोल सकते हो। ये हो गया आपका निम्न क्षेत्र, निम्न क्षेत्र, इंग्लिश में इसको बोलोगे डाउन फील्ड। और ये होगा आप लोगों का उच्च क्षेत्र, मतलब इसको क्या बोलोगे आप इंग्लिश में? अप फील्ड, ठीक है ना। निम्न क्षेत्र हो गया। और ये डायग्राम किसका बना दिया मैंने? चित्र एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। चलो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इधर देखो, इधर देखिए आप लोग, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं सिग्नल, ये संकेत कैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। ये सिग्नल या संकेत किस तरीका से प्राप्त होते हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये संकेत या सिग्नल किस तरीका से प्राप्त होते हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी मैंने क्या बोली कि कोई भी मॉलिक्यूल्स रेडियो आवर्ती क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करेगा, अवशोषण से वो एनएमआर स्पेक्ट्रा देगा और एनएमआर स्पेक्ट्रा से प्रोटॉन का क्या होगा? ट्रांजिशन होगा, अर्थात प्रोटॉन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो वो क्या करेगा? सिग्नल प्रदर्शित करेगा। सिग्नल इस तरीका से प्रदर्शित करेगा, ये आप लोगों की क्या हुआ? पीक। जैसे कि माना कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक प्रकार का हाइड्रोजन एटम है तो उसमें एक सिग्नल मिलेगा, अगर किसी में दो प्रकार के हाइड्रोजन एटम है तो उसमें दो सिग्नल मिलेंगे, अगर किसी में तीन प्रकार का हाइड्रोजन एटम है तो ऐसे तीन सिग्नल या तीन संकेत मिलेंगे आप लोगों को। कैसे? इधर देखो कि एक बात बताओ, माना कोई भी अननोन कंपाउंड है, क्योंकि एक बात तो आपको पता है कि अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर का पता लगा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझना, कोई भी अननोन कंपाउंड है और उसको मैंने रेडियो आवर्ती क्षेत्र में रख दिया, हमें पता नहीं उसमें क्या हाइड्रोजन एटम है, क्या हम लोगों को पता नहीं है। अरे भाई हम लोगों को कहां पता तो लगेगा, तभी तो वो अननोन है। अननोन का तो पता लगा रहे हैं हम लोग, तो अभी तो हम लोगों को कुछ पता नहीं है, वो पता लगेगा धीरे धीरे। तो कोई भी अननोन कंपाउंड हुआ उसको मैंने रेडियो आवर्ती क्षेत्र में रख दिया, ठीक है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर रख दिया। वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, तुरंत ही वो एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करेगा और एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करते ही वो प्रोटॉन का उनमें क्या होगा? ट्रांजिशन होगा। और अगर हम लोगों को ट्रांजिशन होती वहां पर वो सिग्नल प्रदर्शित करेगा। अगर हम लोगों को पता लगा उसने दो सिग्नल दे दिए
तो एक चीज हमारे दिमाग में क्लिक हो गई कि दो सिग्नल मिलते ही हम लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई कि जो भी हमारा अननोन कंपाउंड है ना, उसमें हाइड्रोजन एटम कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। अगर उसने 3 सिग्नल शो कर दिए तो दिमाग में क्या क्लिक हो जाएगी कि जो भी हमारा अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन एटम कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। फिर धीरे धीरे उसकी बची कुछ और सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लेंगे। अब वो किस तरीका से करेंगे, जैसे जैसे मेरी लेक्चर बढ़ते जाएंगे सारी की सारी केमिस्ट्री आप लोगों के सामने आती जाएगी। ठीक है ना, ये जितनी भी चीजें चल रही है उसकी बेसिक चीजें चल रही है जो हम लोगों से एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। ठीक है ना, अब मैं इस डायग्राम को समझा देता हूं। देखो सुनो, ये जो मैंने डायग्राम शो किया, ये जो मैंने ग्राफ बनाया आप लोगों का, वो किस किस के मध्य में बनाया है, विकिरणों का अवशोषण और किसके बीच में बनाया है, चुंबकीय क्षेत्रीय प्रकृति के मध्य में मैंने एक ग्राफ बनाया। तो सुनो, एक गलती आप लोग कभी मत करना, एक गलती कभी मत करना, क्योंकि हर जगह पर मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी। आगे जैसे जैसे मेरे लेक्चर चलेंगे तो वहां पर मुझे एक चीज की जरूरत पड़ेगी। आप लोग हमेशा जब भी कभी सिग्नल प्रदर्शित कर रहे हो, जब भी कभी आप लोग इस संकेत प्रदर्शित कर रहे हो, तो ये वाला क्षेत्र है ना, ये तीर एरो के इधर के बाद साइड हमेशा आप लोगों को कौन सा रखना, निम्न क्षेत्र, डाउन फील्ड। ठीक है ना, निम्न क्षेत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाउन फील्ड। और इधर की तरफ आप लोगों को हमेशा कौन सा रखना, उच्च क्षेत्र मतलब अप फील्ड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसी डायग्राम को अगर आप इस तरीका से बनाओगे, ठीक है ना, जैसे कि तुम ये बोलो कि सर इस डायग्राम को हम इस तरीका से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, इस तरीका से आप लोग बना सकते हो। लेकिन यहां पर क्या लिखोगे, विकिरणों का अवशोषण। यहां पर क्या लिख दिया, विकिरणों का अवशोषण। और यहां पर क्या लिख दिया आप लोगों ने, चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति। यहां पर क्या लिख दिया, चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति। अब आपको पता है कि यहां पर क्या लिखा है, निम्न क्षेत्र। तो अब आप लोगों को पता है निम्न क्षेत्र कहां पर होगा, यहां पर। मतलब जो डाउन फील्ड है ना, वो इसकी तरफ रखना है। डाउन फील्ड आप लोगों को हमेशा कहां पर रखना, इस वाले फील्ड की तरफ रखना है। अर्थात ये तो हमारा कौन सा होगा, निम्न क्षेत्र हो जाएगा, और ये हमारा कौन हो जाएगा, उच्च क्षेत्र अर्थात अप फील्ड हो जाएगा। इधर देख लो आप लोग, हमेशा इसकी तरफ जो एरो से बनाया ना, यहाँ पर ये हम लोगों ने ग्राफ प्रदर्शित किया है, इसकी तरफ हमेशा आपको निम्न क्षेत्र अर्थात डाउन फील्ड रखना है, और इधर की तरफ हमेशा आपको उच्च क्षेत्र या अप फील्ड रखना है। इसी ग्राफ को अगर आप इस तरीका से बनाओगे तो बिल्कुल बना सकते हो। ये भी देखो, ये ग्राफ है ना, वही ये ग्राफ है, जैसे आपके मन में आए वैसे कर दो प्रदर्शित। इस ग्राफ को कोई बहुत से स्टूडेंट सोचे कि सर मैं तो ऐसा नहीं बनाऊंगा, मैं तो ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 100% सही है और ये भी 100% सही। अरे एक ही बात है दोनों, ये इस तरीका से बना दिया, इस तरीका से बना दिया, बात तो एक ही है दोनों की। ठीक है ना, ये चीज यहां पर लिखी है उनको यहां पर लिख दो, और जो चीज यहां पर लिखी है उसको यहां पर लिख दो। लेकिन ये चीज अब जैसे इस एरो की तरफ लिखा है तो आप इधर लिखोगे आप लोग, ये हो गए ना एरो, ये यहां पर हो गए ना, तो यहां पर कौन लिखोगे, वही आप लोग निम्न क्षेत्र लिखोगे, और यहां पर कौन लिखोगे, आप उच्च क्षेत्र मतलब अप फील्ड लिखोगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और ये कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों के मन में आ रही है, कभी तो डाउन फील्ड लिख रहे हो, कभी अप फील्ड लिख रहे हो, मतलब कभी तो निम्न क्षेत्र लिख रहे हो, कभी उच्च क्षेत्र लिख रहे हो। नहीं, इनके अंदर भी किसी भी प्रकार का रट्टा नहीं होता, क्योंकि आगे जाकर, आगे जो केमिस्ट्री चलेगी, आगे जो हमारे लेक्चर आएंगे, वहां पर इन चीजों का रीजन दूंगा कि अगर आप लोग इधर डाउन फील्ड ले रहे हो तो वो डाउन फील्ड क्यों ले रहे हो, अगर आप इधर अप फील्ड ले रहे हो, उच्च क्षेत्र ले रहे हो, तो वो अप फील्ड या उच्च क्षेत्र क्यों ले रहे हो। हर एक चीज का आप लोगों को रीजन मिलेगा, इसलिए रटने की तो कोशिश ही मत करना आप लोग। रट्टाफिकेशन की तो बिल्कुल कोई सा भी स्टूडेंट कोशिश भी मत करना। यहाँ पर एक एक टॉपिक को बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस में लेकर चलूंगा, एक एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली जा जाकर उसकी गहराई तक जा जाकर एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि जैसे ही जब मेरी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग ये बोल दो कि वास्तव में सर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई है। आगे नहीं बात सही में, और लास्ट में बोलूंगा अरे सर इसको तो टब बताते हैं तो बहुत सीधी है। अरे भैया सीधी इसलिए क्योंकि आप लोगों के वो चीज समझ में आ गई नहीं। इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले नहीं पढ़ाया था आप लोगों के लिए, तब देखो आप मैटर को, ऐसा लगेगा यार क्या है, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होती चलेंगी। ठीक है ना, वो टेंशन मेरी है, आप लोग तो बस पढ़ते रहो और किसी चीज में रट्टा मारने की कोशिश मत करो, चीज को समझो। ठीक है ना, पहले तो लेक्चर को बढ़िया तरीका देखो कि आखिरकार ये चीज बोलना क्या चाहती है, उसके बाद फिर नोट्सों का एनालिसिस करो, क्या नोट्सों के अंदर किस तरीका से लेकर रखा है, उसके बाद में क्लियर कॉपी में उतारो। यार चीज तो एक बार में ऐसी क्लियर हो जाए कि दोबारा उस वीडियो को देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, एक बार के अंदर ही आप लोगों का टॉपिक क्लियर, वो भी 100%। आगे नहीं बात समझ में, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर रट्टा मत मारना, इधर हमेशा आप लोगों को कौन सा क्षेत्र रखना है, निम्न क्षेत्र अर्थात डाउन फील्ड रखना है, इधर हमेशा आप लोगों को उच्च क्षेत्र अर्थात अप फील्ड रखना है। बात आप लोग समझ में आ गई। और ये कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है, इनकी सारी की केमिस्ट्री जैसे जैसे मेरी क्लास चलती जाएंगी वैसे वैसे आप लोगों को पता लगता जाएगा। ठीक है ना, अभी जितनी भी चीजें चल रही है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक केमिस्ट्री के बारे में चल रही है कि इस बेसिक केमिस्ट्री को समझ जाओ। जिस स्टूडेंट के बेसिक केमिस्ट्री समझ में आ गई उसको इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और इतनी ज्यादा मजेदार लगेगी कि आगे आगे सारी चीजें बहुत शानदार तरीका से क्लियर होंगी और कुछ भी नहीं है इसमें।
बहुत सीधी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। बस उस चीज को समझने की जरूरत होती है। समझ में आने के बाद तो सारे टॉपिक सीधे होते हैं यार। समझ में नहीं आए तो हर टॉपिक टफ है, और समझ में आ जाए तो सभी टॉपिक सिंपल है। ठीक है ना। और ये भी डिपेंड करता पढ़ाने वाला कैसा है। ठीक है ना। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बोल बोल के चले गए, कोई मतलब ही नहीं, गलत बात है ये। ठीक है ना। चाहता, मैं फिर बोल रहा हूं, चाहता तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को, एनएमआर को मैं डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकता। डायरेक्ट आके और भैया इसको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ये प्रोटॉन के बारे में बताती है, हाइड्रोजन के बारे में बताती है, उससे या पहले का तय पता कुछ भी नहीं, और डायरेक्ट एनएमआर पर जाकर अटैक कर दिया। एनएमआर भी सोचती है यार किसके चक्कर में पड़ गई। ठीक है ना। इसलिए मैंने वो काम नहीं किया, पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी से शुरुआत की। अरे भाई एनएमआर के बारे में तो बाद में बता, पहले तो यही बता कि आखिरकार स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ही क्या होता है। ठीक है। एनएमआर तो बहुत लेट आएगी, एनएमआर पर डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हो, उससे पहले उसकी कुछ केमिस्ट्री होती है, आप उस चीज को एक्सप्लेन करो। ठीक है ना। वो तो धीरे धीरे आप लोगों की जैसे जैसे चीजें चलती जाएंगी ऑटोमेटिक आप लोगों की एनएमआर आ जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने किया था, पहले थोड़ा उसका बेसिक लिया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक लेते लेते धीरे धीरे हम किस पर आ गए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। ठीक है। तो आज का लेक्चर तो मैं यहीं तक रखूंगा, आप लोगों का आराम से देख लेना। और लास्ट में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में एक बार फिर से 100 बातन की एक बात बता देता हूं भैया। ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हाइड्रोजन एटम की केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है। हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति को, कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम होते हैं, हाइड्रोजन को या प्रोटॉन बोल सकते हो। ठीक है ना। जो कि H+ को हम प्रोटॉन ही बोलते हैं। ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए ये पूरी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको एक्सप्लेन करती है, हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करती है। तो पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ किसकी केमिस्ट्री चलेगी, हाइड्रोजन एटम की केमिस्ट्री चलेगी, प्रोटॉन की केमिस्ट्री चलेगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये वाली बात कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा सिंपल सा है ना। यहाँ पर विकिरणों का अवशोषण लिख दिया, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति लिख दी। अगर इस तरीके से बनाओ तो ऐसे बना देना, इस तरीके से बनाओ तो ऐसे बना देना। इधर हमेशा निम्न क्षेत्र डाउन फील्ड रखना है, इधर हमेशा उच्च क्षेत्र अप फील्ड रखना है, और बाकी की सारी चीजें तो आपको आगे जैसे जैसे क्लास चलती जाएंगे वैसे वैसे पता लगता चलेगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखना।